हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीवरेज इंग्रेडिएंट्स के बारे में। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। पार्ट 1 है, कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ बेसिक्स को इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। बीवरेज इंग्रेडिएंट्स, बीवरेज में डाले जाने वाले इंग्रेडिएंट्स या फिर ऐसी चीज़ें जिनसे बीवरेज बना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑफ कोर्स अ मेजर फैक्टर। जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन एक मेजर फैक्टर होता है। पैकेजिंग, बॉटल टाइप and labeling declarations are designed to move the prospective consumer into purchase mode। जो भी पैकेजिंग की जाती है, कितनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग है, किस तरीके से पैकेजिंग की गई है, बॉटल का टाइप क्या है जिसमें कि प्रोडक्ट को पैक किया गया है, और लेबलिंग डिक्लेरेशंस क्या क्या हैं, लेबलिंग पे कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। ये इस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करे और कंज्यूमर्स ज़्यादा से ज़्यादा उसको परचेज करें। बट अल्टीमेटली इट इज़ बी अ फेवरेबल रिस्पॉन्स टू द नेचर एंड कंडीशन ऑफ द बीवरेज इटसेल्फ। लास्ट में ये एक फेवरेबल रिस्पॉन्स होता है बीवरेज के लिए, जो नेचर है, जो बीवरेज की कंडीशन है उसके लिए, दैट विल डिसाइड ऑन सक्सेस और फेलियर ऑफ अ न्यू ब्रांड। और यही सारी चीज़ें, पैकेजिंग, बॉटल टाइप, लेबलिंग डिक्लेरेशन, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो भी किसी भी ब्रांड की सक्सेस या फिर उसके फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। This lecture is engaged with those other ingredients whose individual contribution serves both to stabilize the drink during its prescribed shelf life and also ensure that it may exhibit a characteristic identity in its organoleptic performance throughout। इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि स्टेबलाइजेशन जो होता है ड्रिंक का, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है, सेल्फ लाइफ का मतलब कि कितने समय तक वो प्रोडक्ट सुरक्षित रह सकता है, सेफ रह सकता है, खाने योग्य रह सकता है, उतने समय तक उसको स्टेबलाइज करना। और इसी के साथ में ये भी इंश्योर करती है कि जो भी ऑर्गेनोलैक्टिक परफॉर्मेंस है, ऑर्गेनोलैप्टिक परफॉर्मेंस, पूरी उसकी जो सेल्फ लाइफ है उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिटी मेंटेन रहे, उसकी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज ना देखा जाए। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, ऐसे फैक्टर्स जो कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक्स ओरिजिनली डेजिग्नेटेड एज मिनरल वाटर। सॉफ्ट ड्रिंक्स को पहले मिनरल वाटर बोला जाता था या फिर टैवल वाटर बोला जाता था। अपीयर्ड एज अ कमर्शियल प्रॉस्पेक्ट इन द मिड 18th सेंचुरी। अब ये जो सॉफ्ट ड्रिंक जो मिनरल वाटर या टेबल वाटर के फॉर्म में आया, ये कमर्शियल प्रॉस्पेक्ट से आया था इन मिड 18th सेंचुरी, and in consequence their development towards full-scale production followed hot on the heels of the industrial revolution। इसका डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ कि इंडस्ट्रीज में एक रिवॉल्यूशन आ गया। रिवॉल्यूशन टेकिंग प्लेस एट द टाइम थ्रू आउट यूरोप एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। पूरे यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन देखा गया सिर्फ इसी मिनरल वाटर, टेबल वाटर या फिर जिसको कि हम सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, इसके प्रोडक्शन, इसके डेवलपमेंट या फिर इसके फुल स्केल प्रोडक्शन के लिए। ब्रूइंग बिकेम एन आर्ट। जो बेवरेज का फॉर्मेशन है, जो ब्रूइंग की प्रोसेस है, ये सिर्फ एक प्रोसेस ना रह के एक आर्ट हो गई। कौन कितना अच्छा बना सकता है। And most country states of any substance held their own supplies of
अल्कोहलिक बेवरेज, और बहुत सारी कंट्रीज उन्होंने अपनी खुद की अल्कोहलिक बेवरेज की सप्लाई चेन को बना लिया। In northern Europe, these were fruit wines mainly produced from the hedgerow stock. नॉर्दर्न यूरोप में ज़्यादातर फ्रूट वाइन्स का यूज़ किया गया जो कि हेडग्योर स्टॉक से बनी हुई थी। एंड इन दोज कंट्रीज अब्यूटिंग द मेडिटेरियन फ्रॉम द यूबिक्यूटस ग्रैप, और ज़्यादातर यूबिक्यूटस ग्रैप की मदद से बनी, जैसे कि मेडिटेरियन कंट्रीज जो थे वहाँ पे यूबिक्यूटस ग्रेप का यूज़ किया गया। Soda fountains were involved in America well into the 19th century. जो सोडा फाउंटेन थे ये अमेरिका में 19th सेंचुरी में काफ़ी अच्छा लेवल इनका देखा गया। ईच फेड बाई अ स्ट्रीम ऑफ कार्बोनेटेड वाटर। अब ये जो ड्रिंक थी इसमें कार्बोनेटेड वाटर को मिक्स किया गया था टू डाइल्यूट फ्लेवर्ड सिरप। जो भी फ्लेवर्ड सिरप है जो सोडा है इसको डाइल्यूट करने के लिए कार्बोनेटेड वाटर का यूज़ किया गया था। The more sophisticated design would supply a choice of flavors with their drinks. अगर और इसकी डिज़ाइन की बात करें सप्लाई की तो फ्लेवर कौन सा चाहिए, कैसे फ्लेवर की चीज़ें बननी हैं, ये एक अच्छा चॉइस हो गया विद ड्रिंक्स कौन से फ्लेवर की होंगी। एंड डिस्पेंस्ड फॉर डायरेक्ट कंजप्शन, और डायरेक्ट कंजप्शन के लिए इसको डिस्पेंस कर दिया गया। Among the earliest soda water manufacturers in Europe, यूरोप में जो शुरुआती टाइम में सोडा वाटर के मैन्युफैक्चरर थे वर जैकब स्क्विब्स एंड निकोलस पॉल। ये दो साइंटिस्ट ऐसे थे या दो मैन्युफैक्चरर ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले शुरुआती दौर में वाटर मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया। एंड हु वर बिजनेस पार्टनर्स इन जेनेवा, और ये जेनेवा में बिजनेस पार्टनर्स भी थे। बिफोर मेकिंग दियर सेपरेट वेज मीन्स जब इन्होंने अपना प्रोडक्शन अलग अलग से शुरू किया उससे पहले ये बिजनेस पार्टनर्स हुआ करते थे जिनेवा में वाटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। एंड मूविंग टू इंग्लैंड, और उसके बाद में ये बिजनेस जब इनका अलग अलग हुआ ये इंग्लैंड मूव कर गए। Schweppes set up in London in 1792 and was making his artificial carbonated water on what was effectively a factory cell. ये जो मैन्युफैक्चरर थे फिर जाके लंदन में 1792 में सेटल हुए और फिर आर्टिफिशियल कार्बोनेटेड वाटर मैन्युफैक्चरिंग का एक इन्होंने इफेक्टिव फैक्ट्री स्केल पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। Meanwhile, attention was being given to the problem of keeping the gas in the bottle. सबसे ज़्यादा अटेंशन इस प्रॉब्लम पे दिया गया कि जो वाटर बॉटल है, सोडा वाटर है, उसमें जो बॉटल है, जो पैकेजिंग है, उसमें गैस को कैसे रखा जाए, इस पे सबसे ज़्यादा अटेंशन दिया गया। एंड फॉर इट वॉज वेल नोन दैट कॉक्स unless wet and in contact with the liquid content fell well short of the requirements. कॉर्क का काफ़ी अच्छे लेवल पे यूज़ देखा गया इनमें, और ये कोई भी ऐसा रिएक्शन भी नहीं कर रहा था जब तक कि इस लिक्विड के कंटेक्ट में नहीं आ रहा था। डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ बॉटल एंड वाटर क्लोजर रिजल्टेड। बहुत सारे डिज़ाइंस बनाए गए बॉटल्स के, बॉटल क्लोजर्स के भी बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन बनाए गए कि किस तरीके से इसको रखा जाए ये डायरेक्ट कांटेक्ट में भी ना आए। In order to retain the essential preservative capabilities of carbon dioxide, ताकि ऐसा डिज़ाइन बनाया जाए जो भी प्रिजर्वेटिव कैपेबिलिटीज़ हैं CO2 की, जिसको कि ऐड किया जा रहा है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, वो उसकी इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करके रखे, डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए तो फिर रिएक्शन भी नहीं हो उसमें। तो इस तरीके से बॉटल क्लोज़र का डिज़ाइन करना
ये उस टाइम पे एक चैलेंजिंग टास्क था और काफ़ी अटेंशन भी इस पे दिया गया, और आज के टाइम पे वेल एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है और तरह तरह की डिज़ाइन भी बॉटल्स, बॉटल क्लोजर की भी मिल जाती हैं। The preoccupation with aerated waters was, of course, due to the stabilizing effect of dissolved carbon dioxide gas. जो preoccupation था aerated waters का, वो था जो भी dissolved carbon dioxide है उसका stabilizing effect क्या है उसकी वजह से। The first additive of the measure importance, ये फर्स्ट एडिटिव था। एडिटिव्स क्या होते हैं इस पे हम पहले ही प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। तो ये मेजर इम्पोर्टेंस का फर्स्ट एडिटिव था इन इनहिबिटिंग द ग्रोथ एंड इफेक्ट ऑफ स्पॉयलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो स्पॉयलेज करने वाले माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था, और भी ऐसे काफ़ी उसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को इंड्यूस कर रहा था, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, इसलिए इसको फर्स्ट एडिटिव माना गया मेजर इम्पॉर्टेंस का। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड द फिलिंग एंड कंटेराइजिंग ऑफ द न्यू ड्रिंक्स, जब डेवलपमेंट हो रहा था बॉटल्स की फिलिंग, उनको कंटेनर्स में फिल करने के लिए नई नई ड्रिंक्स का फॉर्मेशन हो रहा था, there were other changes in formulations that would relate further the term additives. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए, ऐसे फॉर्मुलेशंस हुए जिनकी वजह से ये टर्म एडिटिव का जनरेशन हुआ। क्योंकि जब फाइनल ड्रिंक बनकर रेडी हुई तो उसमें सिर्फ वो प्रोडक्ट नहीं था, प्रोडक्ट के अलावा भी काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो कि अलग से एडिशन हुआ था उनका, इसलिए फिर उनका नाम दे दिया गया एडिटिव्स। द मूव टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कौन कौन से मूव्स लिए गए। इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस अ फूड एडिटिव इज एनी सब्सटेंस एडेड टू फूड, but the term generally refers to any substance the intended use of which results or may reasonably be expected to result in its becoming a component of any food or otherwise affecting its characteristics। लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन है लेकिन जरा सी भी टफ नहीं है, समझाती हूँ आपको। अगर ब्रॉडेस्ट सेंस पे बात करें तो जो फूड एडिटिव है नॉर्मली ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका कि फूड में एडिशन किया जाता है, फूड एडिटिव, जस्ट सिंपल डेफिनेशन। लेकिन अगर इस टर्म की बात करें तो ये टर्म एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका यूज़ ऐसे रिजल्ट्स के लिए किया जा सकता है जो कि जो भी आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसका कंपोनेंट हो जाते हैं या फिर उसके एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को एनी हाउ अफेक्ट करते हैं। द टर्म डज नॉट इंक्लूड कंटेमिनेंट्स। अब एडिटिव तो है लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ ऐड हो जाती जो कि कंटेमिनेशन है तो वो चीज़ एडिटिव नहीं होती। और सब्सटेंस एडेड टू फूड फॉर मेंटेनिंग न्यूट्रिशनल क्वालिटी, या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड किया गया है जो कि फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है तो आप उसको भी एडिटिव नहीं बोल सकते। अंडर यूरोपियन यूनियन लॉ ऑथराइजेशन ऑफ फूड एडिटिव्स रिक्वायर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर फूड एडिटिव्स आपको ऐड करने हैं तो आपको पहले उसका ऑथराइजेशन करवाना पड़ेगा, और ऑथराइजेशन के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि they present no hazard to the health of consumer at the level of use proposed। जिस लेवल पे उनका यूज़ बताया गया है उस लेवल पे कंज्यूमर्स की हेल्थ को कोई भी हैजार्ड नहीं होना चाहिए, so far as can be judged on the scientific evidence available, और इसको जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस अवेलेबल हैं उनके आधार पे जज किया जा सकता है। There can be demonstrated a reasonable technological need, यहाँ पे किसी भी टेक्नोलॉजिकल नीड की भी ज़रूरत हो सकती है, डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है
फॉर एग्जाम्पल इन दी प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, जैसे कि फूड की प्रोसेसिंग करनी है या फूड का प्रिजर्वेशन किया जाना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जा सकता है। एंड द पर्पस कैन नॉट बी अचीव्ड बाई अदर मीन्स, और ये जो पर्पस है ये किसी और भी मेथड से इसको अचीव नहीं किया जा सकता, विच आर इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली प्रैक्टिसेबल, जो मेथड्स इकोनॉमिकली या टेक्नोलॉजिकली प्रैक्टिसेबल हो ऐसे किसी भी मेथड का यूज़ नहीं किया जा सकता। दे डू नॉट मिसलीड द कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर हैं उनको मिसलीड नहीं करने चाहिए जो भी फूड एडिटिव्स हैं, जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन जो लेबल पे दी गई है वो इन्फॉर्मेशन कुछ और बता रही है और एक्चुअल में वो फूड एडिटिव वर्क कुछ और कर रहा है, तो ऐसी कोई भी मिसलीडिंग चीज़ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी मिसलीड नहीं करना चाहिए कंज्यूमर्स को। A recurring problem again centered on impurities, अब एक अगली प्रॉब्लम आती है जो कि impurities पे सेंटर्ड है। अब ये प्रॉब्लम क्या थी? Was the risk of contamination due to the presence of lead and copper in contact with materials used in the preparation of soft drink। ये इम्प्योरिटीज़ के बेस पे एक ये प्रॉब्लम आई कि जो भी आप मटेरियल बना रहे हैं, जो बॉटल आपने बना के रेडी की जिसमें आपने सॉफ्ट ड्रिंक को फिल करके रखा है, तो अगर ये किसी ऐसे मटेरियल से बनी है जैसे कि लेड है, कॉपर है, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक से रिएक्ट भी तो कर सकता है। जो मटेरियल है बॉटल का अगर वही ड्रिंक से रिएक्ट करने लगेगा फिर तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। इसी वजह से ये एक रिकरिंग प्रॉब्लम थी, ये सेंटर्ड प्रॉब्लम देखी गई इम्प्योरिटीज़ के केस में। टुडे द लिमिट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर वेल डिफाइंड इन लेजिस्लेशन। इम्प्योरिटीज़ की लिमिट क्या है आज के ज़माने में, ये लेजिस्लेशन में अच्छे से डिफाइन किया गया है। These instruments stated very clearly but nevertheless with some generality what the industry should not do। इसमें ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि इंडस्ट्री को क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आप जब सॉफ्ट ड्रिंक्स को फिल करने के लिए बॉटल बना रहे हैं तो वो ऐसे मटेरियल से बनी होनी चाहिए जो कि रिएक्टेबल ना हो, रिएक्ट ना करे, but omitted to indicate what might be done before fear of consequence, without fear of consequence। और ये चीज़ें भी इस तरीके से बताई गई हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको किसी भी आप खतरे के बिना उनको अप्लाई कर सकते हैं। Toxicology was in its infancy as a science, and many of the ingredients used in the manufacture of the beverages to establish and standardize the drink with apparently safety। टॉक्सिकोलॉजी एक ऐसी साइंस थी जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों को ऐसे देखा गया कि जो भी ड्रिंक है वो सेफ रहे, उन पे कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट ना पड़े। जो भी मैन्युफैक्चरर हैं बेवरेज के, उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टेबलाइज रखें ड्रिंक को और ड्रिंक के प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें सेफ्टी के साथ में, and were subsequently found to be injurious to health at the level used। It has been said that in the area of food and drink, everything is a poison. It just depends on the doses or intake। ऐसा कहा जाता है कि जो भी फूड और ड्रिंक का एरिया होता है वहाँ पे हर एक चीज़ ही पॉइजन होती है, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि उनकी डोज कितनी ली गई है। अगर डोज जिसकी कम लेनी है तो कम ही होनी चाहिए, ज़्यादा लेनी है तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर वो अपने डोज से इधर उधर होता है तो वो पॉइजनस हो सकता है। Across the globe, most countries employ their own legislative controls for food ingredients। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो ज़्यादातर कंट्रीज़ ऐसी हैं, ज़्यादातर देश ऐसे हैं जो कि अपने खुद की लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स को अप्लाई करते हैं। कौन से फूड इंग्रेडिएंट्स सुटेबल हैं, कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड भी करता है फूड इंग्रेडिएंट्स जो ऐड कर रहे हैं आप, तो किस कंट्री में कौन सी चीज़ किस सीज़न में खानी है, कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है, कौन सी नुकसानदेह है,
ये तो वेरी भी कर सकता है, अकॉर्डिंग टू कंट्री ये वेरी कर सकता है। इसलिए ज़्यादातर कंट्रीज़ का खुद का लेजिस्लेटिव कंट्रोल होता है और वो अपने हिसाब से ही फूड इंग्रेडिएंट्स को डिसाइड करते हैं। अब आता है द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं? The term soft drink applies to beverages containing flavoring और fruit juices. Soft drink ऐसे beverages को कहते हैं जिनमें कि कोई flavoring agent मौजूद हो या फिर fruit juice हो, together with other constituents of technological of nutritional value designed to enhance the appearance and stability of the product. और सिर्फ flavoring और fruit juices ही नहीं होते हैं, इनमें ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स भी इसमें मिक्स होते हैं जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी बढ़ाते हैं और स्टेबिलिटी भी प्रोडक्ट की मेंटेन करते हैं, एंड टू इंश्योर दैट इट्स ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग अ रीजनेबल सेल्फ लाइफ पीरियड। और ये जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये भी डिसाइड करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो भी सेल्फ लाइफ है प्रोडक्ट की, जितने समय तक वो सुरक्षित रहता है उतने समय तक उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं ये इंटैक्ट रहें, ये मेंटेन रहें। The term is generally taken to exclude tea, coffee and dairy based drink. अब ये जो सॉफ्ट ड्रिंक के कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये टर्म इस तरीके से है कि इसमें से टी और कॉफ़ी को एक्सक्लूड किया गया है और साथ ही जो डेयरी बेस्ड ड्रिंक्स होती हैं उनको भी एक्सक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर एक मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है सॉफ्ट ड्रिंक का। सब्जेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द बॉटलिंग प्लांट, जो भी बॉटलिंग प्लांट है उसकी लोकेशन क्या है, द सोर्स ऑफ वाटर एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, वाटर का सोर्स क्या है और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं आप उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या है। इट मे बी नेसेसरी टू कैरी आउट ट्रीटमेंट to improve the quality of water used in the manufacture of soft drink। ये सारी जो बातें हैं, अगर वाटर मैन्युफैक्चरिंग में जो आप सॉफ्ट ड्रिंक बना रहे हैं उसमें जो वाटर का यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, इन सब चीज़ के लिए कि बॉटलिंग प्लांट की लोकेशन क्या है, सोर्स क्या है वाटर का, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बताएंगी कि आपको किस तरह की वाटर की क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है। नेक्स्ट आता है वाटर ट्रीटमेंट बिकम्स एन एसेंशियल प्रीरिक्विजिट। किसी भी आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं तो उससे पहले बहुत ज़रूरी होता है कि वाटर का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। वेयर माइक्रोबियल लोडिंग कुड प्रोवाइड कॉज फॉर कंसर्न, जहाँ पे कि खासकर ऐसी जगह पे जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी ह्यूमन कंज्यूमर्स के लिए हानिकारक हो सकते हैं, वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट बहुत इसेंशियल हो जाता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर अ फुल वाटर ट्रीटमेंट टू बी इफेक्टिव एंड इंश्योर द होलसमनेस ऑफ वाटर सप्लाईज फॉर बेवरेज प्रोडक्शन। ये ज़रूरी होता है कि फुल वाटर ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जाए कि ये इफ़ेक्टिव हो और जो भी वाटर सप्लाईज हैं बेवरेज प्रोडक्शन के लिए उनकी होलसमनेस को वो मेंटेन करके रखे। कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। द क्वालिटी ऑफ वाटर शुड कंप्लाई विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। वाटर की क्वालिटी इन कुछ रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम हाई लेवल ऑफ एलिमेंट्स एंड मिनरल सॉल्ट्स। वाटर में हाई लेवल के एलिमेंट्स और मिनरल सॉल्ट्स नहीं प्रेजेंट होने चाहिए। ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट एंड ऑर्डर, कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं होना चाहिए जिसपे कि कोई ऑब्जेक्शन हो सके या कोई ऑर्डर नहीं होनी चाहिए। साथ ही कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल उस वाटर में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही वाटर इट शुड ऑल्सो बी क्लियर एंड कलरलेस। वाटर क्लियर होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ वाटर स्टेराइल होना चाहिए, दैट इज इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए।
Ideally, a non-variable supply of water should be available during all seasons of the year. एक नॉन वेरिएबल सप्लाई होनी चाहिए वाटर की, ताकि जितने भी सीज़न हैं हर सीज़न में आपको वाटर की प्रॉपर सप्लाई मिल सके, ताकि जो आपका प्रोडक्शन वर्क है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े. टू अलाउ अ स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी एस्टैब्लिश्ड, ताकि कोई भी स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इस्टेब्लिश किया जा सके और वाटर की सप्लाई में कोई भी वेरिएशन न देखा जाए. नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर. The quality of fresh water supplies will depend upon the geological status of the catchment area. फ्रेश वाटर की क्वालिटी कैसी होगी, सप्लाईज कैसी होंगी, ये डिपेंड करेगा कि जो कैचमेंट एरिया है उसका जियोलॉजिकल स्टेटस क्या है. All fresh water is derived from rainfall, which following precipitation will have filtered through the upper layer of soil, extracting minerals and organic materials and root. अगर कोई भी जो फ्रेश वाटर है जो कि रेनफॉल से डिराइव हो रहा है, रेनफॉल से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसका प्रेसिपिटेशन करा के, तो उसको फिल्टर किया जाना चाहिए. जो सॉइल की अपर लेयर होती है वहाँ से वो फिल्टर हो जाता है और उसके जो मिनरल और ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, वो इल्यूट आउट हो जाते हैं. अब आता है वाटर हार्डनेस. The general term hardness for water refers to the presence of calcium and magnesium salt. वाटर की हार्डनेस क्या होती है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट हों. अगर ये सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो बोला जाता है कि जो वाटर है वो हार्ड है. अब ये हार्डनेस भी दो प्रकार की होती है, एक टेम्परेरी होती है और एक परमानेंट होती है. टेम्परेरी वैसी हार्डनेस जिसको कि रिमूव किया जा सके, और परमानेंट हार्डनेस वो हार्डनेस होती है जिसको कि रिमूव नहीं किया जा सकता. तो सबसे पहले देखते हैं टेम्परेरी हार्डनेस. टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इससे वाटर हार्डनेस पे. बहुत बड़ा टॉपिक भी है, इसको कंटिन्यू भी करेंगे अगले लेक्चर में भी. तो ये याद रखने वाली बात है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं तो ये टेम्परेरी हार्डनेस को बनाएंगे और ये बाइकार्बोनेट्स को रिमूव किया जा सकता है, इसलिए वाटर को फ्रेश बनाया जा सकता है. अगर बात करें परमानेंट हार्डनेस की, सो परमानेंट हार्डनेस टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स, सल्फेट एंड नाइट्रेट. अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स प्रेजेंट्स हैं, इनके सल्फेट्स प्रेजेंट हैं या फिर इनके नाइट्रेट्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसे केस में जो हार्डनेस होती है वाटर में उसको परमानेंट हार्डनेस बोला जाता है. और बहुत मुश्किल होता है कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जा सके. एक और टर्म आता है टोटल हार्डनेस. टोटल हार्डनेस as might be expected is the sum of temporary and permanent hardness. टोटल हार्डनेस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि टेम्परेरी हार्डनेस भी प्रेजेंट हो और परमानेंट हार्डनेस भी प्रेजेंट हो. अगर ये दोनों ही प्रकार की हार्डनेस वाटर में एक साथ में प्रेजेंट हैं तो उसको बोला जाएगा टोटल हार्डनेस. और ये टोटल हार्ड वाटर होगा जो कि शायद वाटर हार्डनेस की क्वालिटी जिसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी होगी हार्डनेस की वो बनेगी. तो इस तरीके से वाटर हार्डनेस होती है टेम्परेरी और परमानेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग इसको याद ज़रूर करिएगा. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन. अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो विज़िट करिए हमारी वेबसाइट ITLS Academy को, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स like Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp and LinkedIn.
सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल ITLS एकेडमी को, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, ताकि आप ITLS एकेडमी को इजीली एक्सेस कर पाएँ। So thank you guys for watching this session. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. If you are having any query or any doubt, then feel free to contact on our helpline number 7080833450. So thank you very much everyone. Thank you again for watching this session.